अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। एक ताज़ा डेवलपमेंट हुई है कि पाकिस्तान ने चाइना से स्टेट ऑफ द आर्ट 5th जनरेशन J-31 तैयारे लेने का फैसला किया है। इस सिलसिले में इब्तदाई काम का आगाज कर दिया है और यह खबर दी है पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर ने, जिनके मुताबिक पाकिस्तान अब उन मुल्कों की फहरिस्त में शामिल होने लगा है जो कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट रखते होंगे। इसकी वजह क्या है कि इंडिया ने जब से रफाइल लिया है जो कि एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, पाकिस्तान को थोड़ा सा एज कम रहा है, क्योंकि हमारे पास जो GF-17 थंडर थे वो 4th जनरेशन थे, उससे हमने अपग्रेड किया तो वो 4.5 जनरेशन तक कह सकते हैं उसे, वो टोटली 5th जनरेशन नहीं कहला सकते। तो जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट हैं, सबसे पहले तो वो स्टेल्थ फाइटर्स हैं, ऐसे एयरक्राफ्ट जो कि आम रिडार पर नजर नहीं आते, और चूंकि वो रिडार पर आसानी से नजर नहीं आते तो उन्हें ट्रैक करना मुश्किल है और फिर मिसाइल के जरिए हिट करना भी बहुत मुश्किल होता है। इसके बाद उनकी रफ्तार काफी ज्यादा होती है। मिसाल देता हूं, GF-17 थंडर की जो रफ्तार है तकरीबन 1900 किलोमीटर पर आवर है, जबकि ये J-31 जो हम चाइना से अब लेने जा रहे हैं इसकी रफ्तार 2200 किलोमीटर पर आवर है। 300 किलोमीटर से जायद का फर्क है 1 घंटे के अंदर। वो जो त्यारा है वो गिलगित से कराची तक 1 घंटे में ट्रेवल करता है। ये त्यारा गिलगित से कराची तक तकरीबन 45 मिनट में ट्रेवल कर सकता है। फिर ये जो नए त्यारे पाकिस्तान लेगा ये डुअल इंजन है, जबकि GF-17 थंडर सिंगल इंजन का जहाज है। 2 इंजन का ऑब्वियसली फायदा होता है, एक तो थ्रस्ट ज्यादा होती है, उसकी पावर ज्यादा होती है, मनूवरिंग ज्यादा हो सकती है, फिर एक खुदा न खास्ता खराब हो तो दूसरे के जरिए उसे कंट्रोल भी किया जा सकता है। फिर अब ये चूंकि 2 इंजन वाला है तो इसकी मिसाइल कैरिंग कैपेसिटी भी ज्यादा है, एम्यूनिशन ये ज्यादा उठा सकता है। GF-17 थंडर 13,500 किलो तक के हथियार उठा सकता है, जबकि ये J-31 28,000 किलोग्राम तक के जहाज उठा सकता है, मिसाइल उठा सकता है, और 4 लॉन्ग रेंज मिसाइल इसके ऊपर नस्ब किए जा सकते हैं। यानी कि ऐसे 4 मिसाइल जो कि लंबी दूरी तक आपने मार करने हो वो इसको कैरी करके उड़ सकता है और फिर हवा में मौलिक होकर जहां आप दुश्मन के जिस निशाने पर ताकना चाहें, हिट करना चाहें, आप इन मिसाइल को हिट करवा सकते हैं। फिर इसके बाद इनकी कॉम्बैट रेंज बहुत ज्यादा है, कुछ 1250 किलोमीटर की इनकी कॉम्बैट रेंज है। इतनी वसी पैमाने पर ये कॉम्बैट कर सकते हैं। पाकिस्तान का मसला एक तो इंडिया की तरफ से ही आ रहा था, दूसरा हमारा मसला ये कि हमारे जो पुराने जहाज हैं वो हमारे लिए आहिस्ता आहिस्ता नाकारा हो रहे हैं। हमें अगले 7 सालों के दौरान 334 जंगी तैयारे तब्दील करने हैं। ये कई साल बल्कि दिहाइयां पुराने हो चुके हैं। वैसे पाकिस्तान की एयरफोर्स के पास 970 के करीब तैयारे हैं, तो उनमें से 334 अगले 7 सालों में रिटायर हो जाएंगे। अब उनको उड़ाना ज्यादा महंगा हो गया रखने से, तो हमें उनको कोई ना कोई अच्छा सब्स्टिट्यूट देना होगा। तो ये J-31 तैयारे जो हैं ये अमेरिका के F-22 तैयारे जो है उनको टक्कर देते हैं। F-22 रैप्टर की बात हो रही है जो 5th जनरेशन है। कुछ माहिर इनको F-35C के भी मद्दे मुकाबल गर्दानते हैं। GF-17 थंडर इससे थोड़ी सी पिछली क्लास रह जाती है। पाकिस्तान को उन तैयारों की जरूरत भी है और इन मॉडर्न तरीन तैयारों की जरूरत भी है। अब पाकिस्तान के पास जो 274 मिराज तैयारे हैं वो हमने उनको रिटायर करना है। फिर F-16 के 75 तैयारे हमारे पास हैं, A, B, C, D मुख्तलिफ ब्लॉक्स के, हमें उन्हें भी रिटायर करना है। अब इन तमाम को हम इन महंगे जहाजों से प्लेस तो नहीं कर सकते, लेकिन हम चंद महंगे जहाज और बाकी GF-17 थंडर डालकर अपनी जरूरत का कोटा जरूर पूरा कर सकते हैं। पाकिस्तान ने वैसे अब तक 149 GF-17 थंडर एक्वायर कर लिए जो कि पाकिस्तान आर्मी का हिस्सा बन चुके हैं। अब इनमें ब्लॉक 1 भी है, ब्लॉक 2 भी है, ब्लॉक 3 भी आ रहा है। हर ब्लॉक जो है पिछले ब्लॉक से मजीद एडवांस होता है। उसमें एरोनॉटिक्स एडवांस होती हैं, एवियोनिक्स एडवांस होती हैं, रडार्स एडवांस होते हैं, हेलमेट एडवांस होता है, कॉकपिट एडवांस होता है, फ्यूल एवरेज रेंज, हर चीज एडवांस होती है। तो पाकिस्तान अपने उन तैयारों को भी एडवांस कर रहा है। अब GF-17 थंडर जो है ये तकरीबन 50% पाकिस्तान में बनता है, इसके मुख्तलिफ पुर्जे, और 50% चाइना में बनते हैं। तो जो चाइना के पुर्जे हैं वो चाइना से यहाँ मंगवाए जाते हैं, यहाँ पर उनको असेंबल किया जाता है,
अपने 50% पुर्जे डाले जाते हैं और हम इस जहाज को बनाने के काबिल हो गए हैं। एक बड़ा हिस्सा अभी हम नहीं बना सके, ना चाइना बना सका है, वह इसका इंजन। वो ऑब्वियसली दुनिया में एक बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जो चंद बड़े मुल्कों के पास है, जैसे अमेरिका है, फ्रांस है, रशिया है। लेकिन हम लोग फिलहाल इस तैयारे का बाकी बहुत बड़ा नेटवर्क खुद बनाने में कामयाब हुए हैं। उसका फायदा ये भी हो रहा है कि हम इसको रिपेयर करने की कंडीशन में भी हैं। और फिर पहले अमेरिका F-16 के पुर्जा जात देने की वजह से हमें जो ब्लैकमेल किया करता था, अब हमें वो ब्लैकमेलिंग का सामना भी ऐसा सच नहीं है, क्योंकि जब हमने पुर्जे खुद बनाए हैं तो हम बहुत सारे पुर्जे तो अपने आप बना रहे हैं कामरा के अंदर। फिर जो चाइना की तरफ है वो चाइना में बआसानी उन पुर्जों का रिप्लेसमेंट देता रहता है। ये तो वो है जो पाकिस्तान कोशिश कर रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान एक और 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के ऊपर काम कर रहा है। उसकी इब्तदाई चीजें शुरू हुई हैं, वो है तुर्की के साथ। तुर्की का एक प्रोडक्ट है कान, जो कि एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट होगा। उसका प्रोटोटाइप बन चुका है। उम्मीद है कि 2-3 माह में उसकी फर्स्ट फ्लाइट भी हो जाएगी। तो वो पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान के इंजीनियर्स और एरोनॉटिक्स के जो एक्सपर्ट्स हैं वो मिलकर उसको डेवलप कर रहे हैं। तो वो कान का प्रोडक्ट हमारे लिए बहुत अच्छा है। हमें कई दोस्तों के साथ मिलकर नॉलेज गैदर करना है और फिर उस नॉलेज को हम अपने फ्यूचर में आने वाले एयरक्राफ्ट के अंदर इस्तेमाल करेंगे। तो ना सिर्फ वो एयरक्राफ्ट हमारी ज़रूरियात पूरी करेंगे, बल्कि उन एयरक्राफ्ट को हम एक्सपोर्ट करके बिलियंस ऑफ बिलियन डॉलर का ज़र मुबादला भी कमा सकते हैं। वैसे पाकिस्तान तुर्की के एयरक्राफ्ट के ऊपर हमें डिटेल वीडियो कर चुके हैं। स्क्रीन पर उसका थंबनेल देख सकते हैं और अगर इस लिंक पे जाएंगे तो आपको वो वीडियो भी मिलेगी कि उस वीडियो में हमने आपको मजीद के तफसीलात बताई थी। पाकिस्तान अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रहा है, बहुत अच्छा है। हम किसी एक मुल्क पे अगर डिपेंडेंट होंगे तो मुल्क किसी वजह से भी नाराज होने के सबब, किसी शिकायत के सबब अगर हमारी सप्लाई बंद कर देगा तो हमारे साथ वही मसाइल होंगे जो हमने हमेशा F-16 की सूरत में अमेरिका से बर्दाश्त किए हैं। तो अगर हमारे पास कई पोर्टफोलियोज होंगे, कई मुल्कों के साथ कोलैबोरेशन हो रही होंगी, तो ना सिर्फ हम जहाज़ों में खुद कफील होंगे, बल्कि जहाज़ों में बनने वाले स्पेयर पार्ट बनाते बनाते वो इंजीनियर्स गाड़ियों के स्पेयर पार्ट बनाने लगेंगे, ट्रैक्टर्स, ट्रक्स और मुख्तलिफ व्हीकल्स के स्पेयर पार्ट डेवलप करना शुरू करेंगे। वो पाकिस्तान आएंगे, अपनी कंपनीज लॉन्च करेंगे, इलेक्ट्रिक कंपनीज लॉन्च करेंगे, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल लॉन्च करेंगे, गाड़ियां लॉन्च करेंगे। तो ये पूरी एक फील्ड डेवलप होती है। अब दुनिया में आजकल बहुत सारी इजादात ऐसी हैं जो कि बेसिकली खला में जाने वालों के लिए बनाई गई थी। जैसे हमारा लैपटॉप है, उन लोगों के लिए डेवलप किया गया कि वो अपनी गोद में रखकर एक कंप्यूटर चला सके। आज हमारे यहाँ सबसे अहम गैजेट तस्वर किया जाता है। इस तरह बहुत सारे गैजेट्स हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, वो मुख्तलिफ सिचुएशंस के लिए बनाए गए थे। तो एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री किसी न किसी तरीके से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से भी रिलेटेड है। पाकिस्तान जितना एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में आगे जाएगा उतना ही हमारा लोकल सेक्टर भी आगे जाएगा, हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर भी आगे जाएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि अगले 8-10 सालों के दौरान पाकिस्तान अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाकर लॉन्च करे, वो प्रॉपरली कामयाब हो और हम दुनिया के चंद उन मुल्कों की फहरिस्त में शामिल हों जो कि अपनी इंडिजिनस इलेक्ट्रिक गाड़ी बना सकते हों। असम्बल नहीं, अपनी गाड़ी डिज़ाइन से लेकर प्रोटोटाइप और प्रॉपरली बिकने वाली गाड़ी, कमर्शियल गाड़ी, सब कुछ मुमकिन है। हम दुनिया की 5वीं बड़ी ममलिकत हैं। बदकिस्मती से गाड़ियां बनाने वाले 35वें बड़े मुल्क हैं, क्योंकि हमारे यहाँ गाड़ी महंगी इतनी बनती है कि लोगों की अफोर्डेबिलिटी से बाहर है। अगर यहाँ बनने लगेंगी, मास स्केल पर प्रोडक्शन होगी, तो ना सिर्फ यहाँ से एक्सपोर्ट की जा सकेंगी, बल्कि वॉल्यूम ज़्यादा होने के सबब उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी और ज़्यादा लोग उन्हें खरीद सकेंगे। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।